चलिए सबको नमस्कार। आज डिस्कशन जो हम लोग सैटरडे संडे को करते हैं उसकी चर्चा आज करेंगे। और सीट नंबर 16 है, फुल लेंथ का टेस्ट है ये। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो 6 मौलिक अधिकार था, जिसमें से छठा जो मौलिक अधिकार है जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। आप सब जानते हैं कि मूल अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में पढ़ना है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक कहा किया गया है। और एक बात याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब हुआ कि अगर इसका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। क्लियर है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह जो विशेष उपबंध है वो 5वीं अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में चर्चा किया गया है शपथ के बारे में, और 7वीं में है सूची, संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 अनुसूची आपको पता है, ठीक है ना? 12 अनुसूची है और आपको ये बढ़िया से पता है। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, ये था आर्य समाज। आर्य समाज विवाह जो है इसमें आप किसी भी जाति के साथ विवाह कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम अधिनियम आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम था, जिसके तहत अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ भी विवाह की अनुमति प्रदान किया जाता है। राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता का आधार क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा के कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट देने का अधिकारी होता है। ये आधार माना जाता है कि राजनीतिक समता इसमें पाई जाती है। हर व्यक्ति किसी भी चाहे जात का हो वो वोट दे सकता है। इसका आंसर होगा बी। आपको मिलान करना है राष्ट्रीय गीत की। अगर हम बात करें तो यह है वंदे मातरम, यानी कि ए का हो जाएगा 2। राष्ट्रीय गान है जन गण मन, यानी कि हो जाएगा 4। राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ, यानी कि इसका हो जाएगा 1। और राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, डी का हो जाएगा 3। 2413 ऑप्शन नंबर सी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? देखो, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों के बीच टकराव का अभाव होता है? ये गलत है। हमेशा लोग टकराते रहते हैं। मुद्दा जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, किसी भी मुद्दा को लेकर आपस में टकराते हैं, ठीक है ना? आर्थिक असमानता का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव है क्या? नहीं, आर्थिक असमानता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। निर्णय लेने में देरी होता है लोकतंत्र में, लेकिन सही निर्णय लेने की संभावना होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संरचनात्मक हिंसा के रूप क्या है? क्या है हिंसा के रूप? तो देखो, हिंसा होता है जाति व्यवस्था। अगर परंपरागत जाति व्यवस्था है किसी देश में तो एक जाति दूसरे जाति के साथ लड़ाई कर सकता है, हिंसा कर सकता है। इसके बाद पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, वैसा समाज जिसमें पुरुषों की प्रधानता ज्यादा होती है, वहां महिलाओं के साथ हिंसा किया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन, जैसे हम सब ब्रिटेन के औपनिवेशिक हैं, हमारे ऊपर
अंग्रेजों का राज था। तो ये भी क्या है, हिंसा का ही एक रूप माना जाता है। इसके सारे ऑप्शन सही हैं इसलिए सही निशान हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। सूची को मिलान करना है। भाग 9 में आप पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। 22 भाग है और उसी में से क्वेश्चन आपको उठा करके दे दिया है। ऑप्शन बी कहता है भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या है, तो संघ क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, इसका हो जाएगा 1। सी में कहता है 4 के ए में मूल कर्तव्य पढ़ना है, तो 4 हो जाएगा। और डी में भारतीय संविधान का भाग 9 के ए जो है वो नगर पालिका है, यानी कि 2 हो जाएगा। 3142 3142 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है, तो जापान में जो यहाँ उत्तराधिकारी बनाया जाता है वंश परंपरा के आधार पर बनाया जाता है। बाकी जो भी चीन देख रहे हो, श्रीलंका देख रहे हो, यहाँ पे पार्टियां होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है मिंटो मार्ले सुधार। ये बंगाल विभाजन के बाद मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र देने के लिए 1909 में ये एक्ट लाया गया था। एक यहां पे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, किस एक्ट को कहते हैं, थोड़ा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये नाम है किस एक्ट का, कमेंट करिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है वो गलत है, गलत आपसे पूछ रहा है। सही है, भारत में एक संघीय शासन की स्थापना हुआ है, बिल्कुल कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में एक संघीय शासन की स्थापना हुआ है, तो ठीक है। किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर अगर प्रश्न संप्रदाय का हो, विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से होना चाहिए। देखिए पहली बात कि उस संप्रदाय के लोग नहीं होना चाहिए। किसी भी विधानमंडल में किसी धर्म को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, इसलिए संप्रदाय की बात आ रही है, इसलिए एक गलत आंसर होगा। संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका होनी चाहिए जो है भारत में, जिसमें प्रांत तथा देशी रियासत का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। ये ठीक है। गलत पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, तो गलत ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है, कौन सी पुष्टि नहीं करता है, तो राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, एकदम सही है। राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है, एकदम सही है। राज्य के मुखिया की नियुक्ति जो होती है वंशानुगत होती है, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, यहां पे वंश नहीं चलता है। सिक्किम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको सही नहीं है ढूंढना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गलत है यह ढूंढना है। स्वतंत्रता के बाद इसकी रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, हाँ एकदम ये सही है। भारत में विलय से पूर्व यानी भारत में मिलने से पहले सिक्किम भारत का सह प्रांत राज्य था, एक बिल्कुल ठीक है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना, बिल्कुल ठीक है, सिक्किम बना। तो सारे ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसलिए हम टिक लगाएंगे। इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं है। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जवाब दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा अधिकार सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 124 बताएंगे। गलत पूछ रहा है, देखिए ये बुनियादी मानव अधिकार है, बिल्कुल मौलिक अधिकार पैदा लेने के साथ व्यक्ति को मिल जाता है, तो ठीक है। मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों को उपयुक्त करने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान देता है, ये भी ठीक है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना गलत है।
ये कहना जो है वो गलत है। तो इसका जवाब क्या होगा बताएंगे? सी इसका जवाब हो जाएगा, चूंकि गलत ही ढूंढना था तो गलत के साथ हम जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? देखो, दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध। देखो, अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में कहा गया है संरक्षण। तो हिस्सा नहीं है मतलब कहता है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, तो इसमें सब है। यातना के विरुद्ध निषेध है, नहीं है पूछ रहा है, यानी कि यातना के विरुद्ध निषेध यानी कि क्या यातना दिया जाएगा? दोहरे दंड की धारा, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आप दोबारा दंड नहीं दे सकते। यातना के विरुद्ध निषेध यह नहीं है, यानी कि यातना के विरुद्ध को, यानी कि यातना के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कभी भी दंड नहीं दिया जा सकता है पुलिस के द्वारा, जब तक कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप ना करे, न्यायालय उसको दंडित ना करे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो यह है यातना के विरुद्ध निषेध। इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि कंफ्यूज कर सकते हैं, दोनों निगेटिव वर्ड है। विरुद्ध मतलब होता है उल्टा, निषेध का मतलब होता है रोकना, दोनों निगेटिव वर्ड है। तो यातना के विरुद्ध क्या निषेध किया गया है? नहीं, यातना का विरुद्ध किया गया है, यातना आप नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। कार्योत्तर विधि है, यानी कि जो उस कार्य को करने के लिए कानून बनाया गया है उस व्यक्ति पर लागू होगा। दोहरे दंड की धारा भी उस पर लग सकता है, यानी कि उस पर जुर्माना भी लग सकता है, वो जेल भी जा सकता है। ये हमारा सारथी बैच है, और जिसको भी अगर कॉमन पेपर इस्तेमाल करना होगा तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? कौन सा तत्व जो है, देखो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करना, ये ठीक है। देश में कहीं भी बसने के लिए आवास की सुविधा, ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। समाज कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 में है। तो दो ऑप्शन ए और सी जो है वो नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन हमारा बी नहीं है। तो बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है। गुड़िया कुमारी, क्लास सैटरडे संडे को तो होता नहीं है, लेकिन हम बोले थे कि आज क्लास लेंगे, लेकिन मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर भी आ रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। सैटरडे संडे को ऐसे उसका क्लास चलता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन आज तबीयत ठीक के नहीं वजह से हम नहीं ले पाए उसको। ठीक है। सरकार के स्वरूप के संदर्भ में, लेकिन आप क्लास अगर जल्दी में ज्वाइन किए हैं मेरा सारथी बैच, तो जो वीडियो हम पढ़ाए हैं उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सारा मेरा रहता है। सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, ये आपको चयन करने के लिए कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। नहीं, सरकार के संचालन में नागरिक की भागीदारी नहीं होती है। जो चुन करके लोग जाते हैं वो सरकार को चलाते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। असत्य चुनना था तो असत्य पहला ही मिल गया। तानाशाही सरकार जनता के मतों पर निर्भर करती है। नहीं, तानाशाही सरकार को जनता का मत नहीं चाहिए। क्लियर है? तो दूगो ऑप्शन गलत हो गया। एक मिनट, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन में सामान्य नागरिक, ओ ये ठीक है, ये ठीक है चला, क्योंकि नागरिकों के द्वारा ही जनता ही चुन करके भेजती है, तो इसमें भागीदारी इसको मानेंगे। मिस्टेक हो गया मेरे से बोलने से, ये ऑप्शन ठीक है, ये गलत है।
लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायी होती है। बैठिए सर, आ रहे हैं। इसका आंसर बी गलत हो जाएगा, गलत वाला ही चुनना था, तो इसका बी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदस्य का सदस्य होना चाहिए। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है दो तरीके से, या तो वो लोकसभा का चुनाव जीत कर जाए या वो राज्यसभा का सदस्य से हो जाए। जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य चिन्हित व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। यह हमारा सही है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। क्या यह सही है? यहां पे लोकसभा का सदस्य होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि इस संविधान में जरूर कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना चुनाव लड़े लोकसभा का सदस्य बना जा सकता है? अब तो एंग्लो इंडियन भी हटा दिया गया है, नहीं बना जा सकता है। एक ही ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य बन के, चूंकि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। इसलिए लोकसभा वर्ड जो यहां पे है ना, यहां तक सब ठीक था, लेकिन ये बेड़ा गर्क कर दिया। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? चलिए दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए सही होगा। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर के इसका चुनाव कर लेते हैं, आपस में मिलकर इसका चुनाव कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव जो होता है ना, वो बजट को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो जब संसद चल रहा होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अध्यादेश जारी करते हैं दो लोग, एक तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, और एक करेंगे राज्यपाल। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल जो है 213 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्लियर है? लेकिन यह तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। नहीं, ये गलत हो गया। अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब केंद्र में संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जारी करते हैं, और राज्य में राज्यपाल तब जारी करते हैं जब सत्र नहीं चल रहा होता है। तो ये गलत हो गया। 12 सप्ताह की अवधि से पहले ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है कि अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं तो कम से कम 12 सप्ताह तक उसका पावर रहता है एग्जिस्ट करने का। 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी ऐसे अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है, ये कहना गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्त मेरे आंसर होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये तो आपसे बना होगा भाई। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। आपको पता होना चाहिए कि अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो मुख्य न्यायाधीश की भी उसमें क्या राय लिया जाता है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीश की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। जैसे शुरू में 7+1 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति है 33+1 है, यानी कि पहले एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब क्या है, अब एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। तो ये पावर किसको दिया गया है? संसद जो है इसकी संख्या को बढ़ा सकता है। सब ठीक है? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को निरूपित करता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये बंटवारा को दिखाता है। तो ये सत्ता का बंटवारा करना है। तो सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकार होती है, उसके नीचे स्थानीय सरकार है। और ये संविधान के अनुसार जब बंटवारा किया जाता है तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करते हैं। तो इसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
अब आपको क्वेश्चन नंबर 134 में मिलान करना है। तो सरकार या आयोग की अगर हम बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ए का हो जाएगा 3, बी, सी, डी। राजमन्नार आयोग की बात करें तो अकाली दल से संबंधित है। और अगर आनंदपुर साहिब संकल्प की अगर हम बात करें तो यह संघीय सरकार से संबंधित है। ये सब संकल्प है, आयोग है। एक क्वेश्चन हम कभी प्रयास करेंगे, हमेशा आता है एग्जाम में, याद करवाने का, देखते हैं। और तमिलनाडु सरकार मुंबई मामला से संबंधित है, तो 1 हो जाएगा। 3241, 3241। अभी एक्चुअली मेरे को याद है, तो हमको पढ़ाने पढ़ाते याद हो गया। ऐसा तो है नहीं कि हम विद्वान बहुत ज्यादा है, तो हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। तो आपको भी प्रैक्टिस करते करते मेरे से बेहतर याद हो जाएगा। क्लियर है ना? भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तथा उपबंधित अपनी शक्ति का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस समय क्या होता है? आपको पता है ना 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। ए राष्ट्रपति शासन की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? नहीं भैया, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजित होती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उस राज्य का विधानमंडल खत्म हो जाएगा। नहीं, किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा? तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाती है। यह भी गलत बात है। 19 है बोलने का स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो 19 ऐसा नहीं है कि निलंबित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? तो इसके साथ आप जाएंगे, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार अथवा पार्टी द्वारा निम्न में से किसके उपयोग को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है? देखो, आचार संहिता किसे कहते हैं? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करना, ये आचार संहिता में आता है। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करना, ये भी उल्लंघन में आता है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास करना, इस सारे के सारे जो हैं वो आचार संहिता उल्लंघन में ही माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर ही भारित होते हैं। दोनों हमारा सही है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैग की बात किया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में, इसी को हम महालेखा परीक्षक कहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कार्य के बारे में आपको बताना है। तो पहला कार्य देखो, वह संसद द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करता है। बिल्कुल, जो संसद निर्धारित करेगा वही कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंध प्रतिवेदन को किसके? राष्ट्रपति के सामने सौंपता है। यह भी ठीक है। केंद्र व राज्य की लेखाओं का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा ही करता है। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है। एकदम सही है। गलत वाला चुनना है, गलत तो मिला नहीं अभी। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। देखो, गलत मिल गया, यही गलत है। महाभियोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में लगेगा, महाभियोग राज्यपाल में नहीं लगता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन है? बी, और गलत ही हमको चुनना था, तो बी के साथ हम चले जाएंगे। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, याद रखना, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगर पूछता कि केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी माना जाता है। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। बिल्कुल सही है। गलत है, गलत है। प्रखंड के लिए पंचायत समिति नहीं होगा। एक प्रखंड में कई पंचायत समिति होंगे, एक प्रखंड में कई पंचायत समिति होंगे। क्लियर है?
और सारे पंचायत समिति मिल करके एक प्रमुख बनाता है जो उस ब्लॉक में वीडियो के साथ बैठते हैं। तो ये वाला गलत पहले ही मिल गया। पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक से निर्धारित होती है, एक पहला गलत है, ये सही है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। एक क्वेश्चन जो है बहुत प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। थोड़ा सा भाषा को वहां पे ठीक से लिखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे भी गलत हमको दिख रहा है, सी ऑप्शन। क्योंकि सरकार जो है पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये ठीक है, जैसे वीडियो की नियुक्ति करता है। इसका ऑप्शन ए गलत है, याद रखिएगा। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा, ये जरूरी नहीं है एक प्रखंड में कई पंचायत समिति होते हैं। देखिए पंचायत समिति की अगर हम बात करेंगे, पंचायत समिति की अगर आप बात करिएगा तो 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति होता है, जबकि एक प्रखंड में कई पंचायत समिति होते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर, बिहार में नगर निकाय की संख्या कितना है? देखिए नगर निगम कितना है बिहार में, पहले ये समझिए, 17 है। नगर परिषद कितना है? नगर परिषद कितना है? 84 है। इसके बाद नगर, चलिए, और नगर पंचायत कितना है? तो 151 है। अब सबको जोड़िए, 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 252। लेकिन 252 नहीं है ऑप्शन, इसको 251 में हम टिक लगा सकते हैं, याद रखिएगा। हालांकि इसका आंसर आपको गलत दिया हुआ है, 262 दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर दिया हुआ है। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति था मार्टिन लूथर किंग। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक में स्वर्ण का जो वर्चस्व था कब तक रहा था? तो 1967 तक स्वर्णों का वर्चस्व रहा था, 1967 तक। इस पर एक क्वेश्चन आता है, आया बात समझ में, कि भारतीय राजनीतिक में जातियों की भूमिका क्या है? वहीं से एक क्वेश्चन है, 1967 तक रहा था, इसको याद रखना है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त हुआ था 1918 में, लेकिन कुछ ही महिलाओं को दिया गया था। और 30 वर्ष के ज्यादा उम्र की महिलाएं, या 30 वर्ष से एक एज डिफाइन किया गया था कि 30 वर्ष से, शुरुआत में 1918 में दिया गया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लेकिन सारे महिलाओं को नहीं था। लेकिन 30 वर्ष के सारे महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है इंग्लैंड में 1928 से मिला। क्लियर है? जैसे 1919 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार मिला, लेकिन सारे महिलाओं को नहीं, सारे महिलाओं को 1935 से वोट देने का अधिकार मिला। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, जैसे इसके भी दो आंसर होंगे, शुरुआत में 1918 में, लेकिन 30 वर्ष से ज्यादा उम्र की या 30 वर्ष से महिलाओं की जो उम्र डिसाइड की गई उसमें 1928 को माना जाता है कि इतना साल 1928 से सारी महिलाएं जो 30 वर्ष की थी वो वोट दे सकती थी। भारत में भी था, 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन उसके बाद पूर्ण रूप से इसमें विस्तार किया गया 1935 में। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को लेकर के एक लड़का हम पे कॉमेंट किया था यूट्यूब पे कि सर आप गलत बताते हैं। सीखने का प्रयास कीजिए, रटा रटाया मत पढ़िए, आंसर ए हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की थी। 146 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। वो था शीतलवाड़ समिति। डायरेक्ट इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे एक दिन कि कभी समिति आप लोग को हम पढ़ा दें। एक्चुअली जो मेरे पास क्लास करते हैं उनको तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। मैक्सिको शहर में आयोजित 1968 ओलंपिक के बारे में खास क्या था? खास पूछ रहा है, तो भैया इसमें अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्या किया गया था? तो विरोध किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट रखिएगा। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि मैक्सिको शहर में ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो 1968 में किया गया था।
जल युद्ध किसे कहते हैं? तो पानी के लिए जो युद्ध होता है उसको हम जल युद्ध कहते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देश में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ जनता के समूह नहीं करते हैं, नेताओं के समूह नहीं करते हैं, दल के सदस्य और उसके समर्थक करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अमेरिका को लेकर के। निम्नलिखित देशों में से कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? तो बेल्जियम और भारत। बेल्जियम के साथ भारत भी इसका अच्छा उदाहरण है, जहां पे विविधताएं हैं, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं। प्रभाकर कुमार, जो आपका समस्या है मेरे छोटे भाई, वो समस्या हम तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस समस्या के लिए आप ऑफिस में संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग टीचर हैं मेरे दोस्त, और हम प्रयास करते हैं कि आपको हम एक मोबाइल नंबर देने का, ताकि आप इस मोबाइल नंबर पर ऑफिस में अपनी जानकारी अंकित करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर हम आपको लिख देते हैं, 9162068342। एक और नंबर है 9631217353। और अगर यहाँ प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, 9199300600। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या को अंकित करा दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को, जब कोचिंग खुलेगा मंडे को, ट्यूसडे को, तो हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आपके सामने बहुत सारे नंबर हैं, फोन नहीं करना, इस नंबर पे फोन नहीं लगेगा, आप सिर्फ व्हाट्सएप करके अपनी समस्या को मेरे दोस्त बता देना। क्लियर है ना? तो आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके वजह से हम उतना उत्साहित नहीं हैं आज, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना तो ही मुझे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगा। नहीं, सीटेट पेपर में अगर 76 नंबर है तो प्रभाकर कुमार रिस्क है, इसको बढ़िया से समझ लेना है प्रभाकर, ठीक है ना? इस चीज को समझना है, अभी सीटेट को थोड़ा लेकर के बहुत घमाघमी चल रहा है। ठीक है दोस्त, जय हिंद सबको।